1871 में अंग्रेज लोग एक कानून बनाते हैं, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। उसका मतलब कुछ समुदायों, कुछ मतलब 100 से ज़्यादा समुदायों को आपराधी प्रवृत्ति का घोषित कर दिया जाता है। इसका मतलब यह कि जो लोग हैं और जो आने वाली उनकी पीढ़ियां हैं, उन सबको पैदा हुए बिना ही, मतलब जैसे ही पैदा होंगे, उनको अपराधी मान लिया जाएगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 की। और इसी मुद्दे पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो जहाँ पर हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मशीनें हमारे लिए सोच रही हैं, भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, हम 6G की बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह पे पहुंच गए हैं, चंद्रमा पे भारत घर बनाने के लिए सोच रहा है, लोग वहाँ पे रहने के सपने देख रहे हैं। और उसी भारत में एक ऐसा ट्राइब है, एक ऐसी आबादी है, और वो छोटी मोटी आबादी नहीं है, कम से कम 10 करोड़ के आसपास की आबादी है, जिनको ना रहने को घर है, ना लिखने को पता है, ना बच्चों को शिक्षा है, और ना उनको कोई सरकारी सुविधाएं या स्वास्थ्य मुहैया कराया जा रहा है। बात कर रहे हैं हम डी नोटिफाइड ट्राइब की। 1871 के इस कानूनी मार्च से उनको भारत के सरकार ने 1952 में बाहर तो निकाल दिया था, लेकिन उनके ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस नहीं आए। अगर एक फिल्मी डायलॉग जो है, अगर मैं सही से याद कर रहा हूँ, तो है कि नहीं, मेरे पे एक एहसान करना कि मेरे पे कोई एहसान मत करना। शायद ये लोग भी सरकार से वही बोल रहे होंगे, क्योंकि 1952 में उनको बाहर निकाला गया, लेकिन जीवन में खास बदलाव आया नहीं। तो अगर आप शहर में रहते हो तो जो चौराहों पर नुक्कड़ों पे आप देखते हो जो मांगने वाले हैं, या जो पेन बेचने वाले लोग हैं, या कहीं कम्युनिटी लगा करके बांस का काम करने वाले लोग हैं, जो कठपुतलियों को नचाने का काम करते थे, जादूगर थे, सपेरे थे, ये सब उसी ट्राइब का हिस्सा है। और इन्हीं सबको इनके जो एग्जिस्टिंग समस्याओं से बाहर निकालने के लिए आश्रय फाउंडेशन की शुरुआत होती है, और उसके कर्ता धर्ता हैं तरुण जोशी जी, जिनसे हम बात करेंगे, उनके समस्याओं को जानेंगे और कैसे वह इन लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं तरुण जोशी जी से। नमस्ते तरुण। नमस्ते। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके, क्योंकि एक छोटा सा प्रयास है हमारा द राइजिंग भारत के थ्रू कि नहीं, हम लोगों को एक अच्छा मैसेज दें, लेकिन फील्ड पे उतर के लोगों के बीच में रह के इतना बड़ा काम करना। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, और फिर उसके बाद ये डी नोटिफाइड ट्राइब के बारे में थोड़ा सा बताइए, और आप इस कॉज से कैसे जुड़े। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी बात कही। बट हाँ, मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताता हूँ कि मैं इस संस्था के साथ जुड़ने के पहले मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं एक कंपनी IBM कंपनी में काम करता था आज से 18 साल पहले, और उसके बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, और इसलिए मैं इस फील्ड में उतरा, इस सोशल डेवलपमेंट की फील्ड में उतरा। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी कि मैं ग्राउंड से चालू करूं, ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो देख सकूं। और सबसे पहले मैंने बच्चों को पढ़ाना चालू किया। एक लो इनकम कम्युनिटी में मैंने बच्चों को पढ़ाना चालू किया, और फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और फिर धीरे धीरे करके मुझे आज से 8 साल पहले ये डी नोटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में पता चला, और इसी के साथ मैं इस संस्था से जुड़ गया। आपको कैसे पता चला डी नोटिफाइड ट्राइब? मुझे तो आपके माध्यम से इसी वीक में पता चला है, आपको कैसे पता चला, किसने बताया? सो डी नोटिफाइड ट्राइब हमें ये भी बहुत नेचुरल तरीके से पता चला, हमें भी पता नहीं था। तो जब हम सड़क पे देख रहे थे कि बहुत सारे बच्चे जो भीख भी मांगते हैं सड़कों पर, या बहुत सारे लोग सड़कों पे ही रह रहे हैं, या बहुत सारे लोग कुछ बेचते हैं सड़कों पे, जैसे आपने बोला पेन या कुछ ना कुछ चीज़ें बेचते हैं, तो जब हमने ये देखा तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था, और बहुत ही शॉक कर देने वाली इमेज थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है। डेवलप्ड अच्छे डेवलप्ड नेशन में ऐसा नहीं होता है, तो हमारा देश कहाँ पे पीछे रह रहा है। जैसे आपने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम पीछे क्यों रह जा रहे हैं। और जब हमने उन बच्चों से पूछा, जब हमने उनके माता पिताओं से पूछा कि आप यहाँ पे क्यों हो, सड़क पे क्यों हो, भीख क्यों मांग रहे हैं, तब उन्होंने हमें बताया कि
उनके साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई लोगों को रिजर्वेशन की सुविधाएं नहीं मिलती है, या कई लोगों के पास आधार कार्ड जैसी सुविधाएं भी नहीं है, या पैन कार्ड भी नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल में भी जाना चाहे तो वो हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, अपना दाखिला नहीं करा सकते, या स्कूल में जाना चाहे, अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहे तो स्कूल में भी नहीं जा सकते। या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, जैसे राशन कार्ड स्कीम है, या और कोई सी भी स्कीम है, शहरी गरीब योजना है, या बहुत सारी हज़ारों तरीके की स्कीम है गवर्नमेंट की, लेकिन फिर भी वो उसको भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, बिकॉज देन फिर हमें पता चला कि ये डी नोटिफाइड ट्राइबल एक कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, और इन पे एक ठप्पा लगा हुआ है कि ये डी नोटिफाइड ट्राइबल रहेंगे और इनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, ये सारी स्कीम्स के थ्रू इनको ये यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने वो डायलॉग जो बोला, क्योंकि सरकार ने एक एहसान तो कर दिया कि इनको बोला कि नहीं अच्छा आप क्रिमिनल नहीं हो, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से बाहर तो निकाल दिया जो 1871 का था 52 में, लेकिन उसके बाद इनके पे वो ध्यान ही नहीं दिया गया। आज भी छुआछूत के शिकार हैं, आज भी उनको, जब मैं पढ़ रहा था थोड़ा रिसर्च कर रहा था, कहीं भी उनको डाउट के बेसिस पे पुलिस थाने में बुला लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया जाता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं वो लोग तो झेलते हुए चले आ रहे हैं। 150 साल लगभग हो गए, अगर 1871 से देखा जाए तो 150 साल से ज़्यादा हो गया। और जिस अंग्रेजों के बाद पास हम लोग आज भी जाते हैं कि नहीं हमारे संविधान जब खतरे में है, तो लोग कुछ यहाँ के तथाकथित नेता लोग जाते हैं कि नहीं हमारा संविधान, उन लोगों से ज़्यादा मतलब घटियागिरी अगर बोला जाए, इसको और बुरा वर्ड तो नहीं बोल सकते पॉडकास्ट पे, कि जहाँ पे कि कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है और आप बोलोगे नहीं क्योंकि इस समुदाय में पैदा हुए इसके लिए आप क्रिमिनल हो और आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी। सरकार ने बाहर तो निकाला, लेकिन जो आपने बोला कि आज भी उनके पास आधार कार्ड नहीं है। और बहुत सारे कम्युनिटीज का जब मैंने पढ़ा तो ये भी है कि जो आपने बोला कि उनको कैटेगरी में ही डिफाइन नहीं किया गया कि वो जनरल में है, कि ओबीसी में है, कि एससी में है, कि एसटी में है, किसी भी चीज़ में उनको कैटेगराइज ही नहीं किया गया है। तो इवन एक अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो एक डॉक्यूमेंट्री आई थी मुसहर पे, जो कि एसटी कम्युनिटी, एससी और एसटी कम्युनिटी में आते हैं जी, तो उनके लिए तो फिर भी, जबकि उनका भी स्थिति अच्छा नहीं है, वहाँ पे भी 95% इलिटरेसी है, यहाँ पे भी लगभग 90% के आसपास, यहाँ पे 90-95% इलिटरेसी, लेकिन एटलीस्ट उनके पास ये है कि उनके पास वो कैटेगरी मिला हुआ है कि उस कैटेगरी से रिलेटेड बेनिफिट उनको मिल रहा है जी। यहाँ पे तो इनके पास वो कैटेगरी ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि मेरे लिए कौन सा सरकार स्कीम चला रहा है, कौन सी सुविधाएं चला रहा है जी। तो आप अभी इनके साथ जब जुड़ते हो तो कैसे आप इनको ये सुविधाएं कैसे दिलाने की कोशिश कैसे करते हैं आप? तो ये भी हमारा बहुत बड़ा चैलेंज रहा था। तो सबसे पहले जब हमने शुरुआत की तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देता हूँ कि ये शुरुआत हमारी कैसे हुई और अभी हम क्या क्या कर पा रहे हैं। तो जैसे हम शुरुआत हुई कि एक डी नोटिफाइड ट्राइब है, पहले इन्हें क्रिमिनल ट्राइब बोला जाता था। तो हम गए ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास कि एक तरीके की ट्राइब है, ये ट्राइबल क्षेत्रों से आते हैं, तो क्या इनको जो ट्राइबल डिपार्टमेंट कुछ सुविधाएं दे सकता है? तो उन्होंने बोला नहीं, हम एसटी को ही सुविधाएं देते हैं, हम इन्हें सुविधाएं नहीं देते। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जाइए। तो फिर हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गए कि क्या आपके माध्यम से हम कुछ सुविधाएं दे सकते हैं इनको, कोई स्कीम के थ्रू इनका भला हो सकता है? तो उन्होंने बोला नहीं, हम तो सिर्फ एससी और ओबीसी के लिए काम करते हैं, तो ये भी हमारे इसमें डिपार्टमेंट में नहीं है, तो ये आप कहीं और जाइए, हम इसको नहीं देखते। तो फिर हमें ऐसा लगा कि अब अगर हमको इससे कम्युनिटी को, इन लोगों को बाहर निकालना है तो इन्हें हमें सशक्त बनाने की ज़रूरत होगी, एम्पावर करने की ज़रूरत होगी। और एम्पावरमेंट के लिए हमने बहुत सारे माध्यम चूज़ करे, जैसे एजुकेशन एक माध्यम चूज़ करा, उसके बाद हेल्थ एक माध्यम चूज़ करा, और फिर धीरे धीरे इनको गवर्नमेंट के साथ हमने जोड़ने का प्रयास चालू किया। तो कैसे जोड़ रहे हैं? क्योंकि आपने बोला कि जो SC ST या जो बेसिकली कुछ स्पेशल कम्युनिटीज से रिलेटेड संस्थाएं हैं वो तो मना कर दे रही हैं। सोशल वेलफेयर ने बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे, ट्राइबल कम्युनिटीज वालों ने बोला हम नहीं कर रहे हैं। तो फिर अभी आपको कौन मदद कर रहा है? कौन सी संस्थाएं, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू आप इनको मदद दिला रहे हैं? तो अभी जैसे हमने सबसे पहले तो ये काम किया कि ये अपने आप को भारतवासी बोल सके, तो उसके लिए इनको आधार कार्ड होना चाहिए। अब इनके पास आधार कार्ड नहीं हो सकता है ना, क्योंकि न इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, इनके पास घर का डॉक्यूमेंट नहीं है, इनके पास किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं था जब ये अपने क्षेत्रों से शहरों में आए। तो सबसे पहले हमने आधार कार्ड के लिए हम गए, कोर्ट में गए। तो कोर्ट में एक जज नियुक्त हुआ कि ये जाएंगे
और ये अपनी कम्युनिटीज़ में देखेंगे, बस्तियों में देखेंगे और इनको ठीक लगा तो एक ऑर्डर पास करेंगे। तो फिर एक ऑर्डर पास हुआ ये बस्तियों में जाके और उनका सामूहिक तरीके से एक आधार कार्ड बनाने की प्रोसेस चालू की गई। और उस आधार कार्ड के बाद फिर हमने इनके इनकम सर्टिफिकेट पे काम करना चालू किया, फिर इनके पैन कार्ड पे काम करना चालू किया, फिर इनको राशन कार्ड जैसी स्कीम में एक तरीके से नॉमिनेशन कराया कि नहीं, उनको वहाँ से उनको इंक्लूड किया। फिर अदर दूसरी योजनाएं जैसे शहरी गरीब योजना है या मातृ वंदना योजना है, ऐसी कई तरीके की अभी जो रिसेंट योजना चल रही थी लाडली बहन योजना, तो ऐसी कई तरीके की योजनाएं जिनका लाभ ही उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना जैसे, तो इनका लाभ उठा सकते हैं। बट नाउ अभी ये बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो योजना है उनका ये इस्तेमाल कर पाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक हर जनरल इंसान के लिए है तो उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। बट अभी भी ये लड़ाई बाकी है कि इनको इनका हक मिले एक ट्राइबल पॉपुलेशन होने का और इनको आगे जाके उसकी भी सुविधाएं मिले। तो अभी आप जो काम कर रहे हैं तरुण जी, वो आप पुणे या महाराष्ट्र के ट्राइब्स या पॉपुलेशन पे ही काम कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं आप? हाँ जी, फिलहाल पुणे और मतलब महाराष्ट्र में यहाँ हमारा काम चालू है। बट हम चाहते हैं क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं सारे डी नोटिफाइड ट्राइब्स, और हर स्टेट के अपने अलग डी नोटिफाइड ट्राइब है। जैसे महाराष्ट्र के डी नोटिफाइड ट्राइब अलग है, मध्य प्रदेश के डिनोटिफाइड ट्राइब अलग है, बिहार के डिनोटिफाइड ट्राइब अलग हो सकते हैं क्योंकि वो उधर वहाँ के क्षेत्रों में आते हैं। उनको क्यों क्रिमिनल कहा गया वो भी अलग अलग अपनी अपनी स्टोरीज है। जैसे एक जो दो डिनोटिफाइड ट्राइब के साथ हम काम करते हैं, एक वागरी है और एक सिकलीगर, मैं उनके नाम लेता हूँ। तो वागरी जैसे वो लोग इन्वॉल्व थे छोटी मोटी चोरियों में जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे कुछ लोग वहाँ पे, तो इसलिए उनको क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दिया गया। सिखलीगर जैसे सीख की एक ट्राइब है, हमें पता भी नहीं है कि सीख की ट्राइब भी होती है, तो सीख की एक ट्राइब है और उनको क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया क्योंकि वो महाराजा रंजीत सिंह के लिए हथियार बनाया करते थे, तलवार चाकू ये सब बनाया करते थे। अच्छा। और आज भी काफ़ी सारे, एक्चुअली आज भी बहुत सारे सिखलीगर वेपन बना रहे हैं, बट बहुत सारे सिखलीगर नॉर्मल कामों में भी आ गए। अब नॉर्मल बर्तन भी बनाते हैं वो लोग। अच्छा। दूसरे काम भी करते हैं। मैं भी पढ़ रहा था, जो रिसर्च मतलब देख रहा था जितना हो पाया मेरे से, तो उसमें जो एक उनका बेसिस था, क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेजों को ये लगा कि जो घूमने वाले लोग हैं, जो स्थिर लोग नहीं हैं, जिनका पेशा घूम करके है कि रोजी रोजगार, चाहे वो पशुपालन में हो, चाहे जादूगर में हो, या तो ये जो कठपुतली का डांस दिखाने वाले लोग हैं, जितने भी चलने फिरने वाले लोग हैं, उनको लगा ये स्टेबल नहीं है तो ये हमारे लिए खतरा है। तो एक इन सारे कम्युनिटीज को इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो बनाया और उसमें डाल दिया कि नहीं, ये सारे लोग एक तरीके से क्रिमिनल हैं, जो कि स्टेबल नहीं है, जो घूम फिर रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी हमारे लिए कुछ ना कुछ नुकसानदायक हो सकते हैं, चाहे वो अपने कला के माध्यम से हो सकते हैं, चाहे अपने राइटिंग के माध्यम से हो सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से। और आपने बोला कि जो वेपन भी बनाते थे सबसे बड़ा, तो एक उनके लिए वो भी डेंजर था क्योंकि वो उन्हीं के अगेंस्ट अंग्रेजों के खिलाफ ही यूज हो रहा था। तो अभी आपने बोला कि नहीं, आप यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उनके लिए जैसे आधार कार्ड बनाने का, क्योंकि बहुत बड़ा, अगर आप देखो तो जहाँ पे कि नाम नहीं लिया जाता, वहाँ पे एक जज नियुक्त होना और वो जा करके इन बस्तियों को विजिट करके और उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए रेडी होना एक अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है। लेकिन वो यहाँ पे तो हो रहा है, क्या बाकी राज्यों में भी ऐसा? क्योंकि अगर अब आपने एक बार उस परत को खोल दिया, मतलब जज का ध्यान गया, न्यायपालिका का ध्यान गया कि नहीं, अच्छा ऐसे लोग हैं जिनके लिए कि ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, तो क्या आपने दूसरे प्रदेशों में भी ऐसा कुछ किसी से संपर्क किया या इन जजों से बात किया हो कि नहीं, अगर यहाँ पे तो मैं हूँ इनके लिए आवाज़ उठाने को, आश्रय फाउंडेशन है आवाज़ उठा रहा है, तो क्या दूसरे राज्यों में भी इनके लिए ऐसा कुछ सोचा जा सकता है जो कि मास लेवल पे पूरे इंडिया में, क्योंकि 10 करोड़ के आसपास की आबादी है, आप यहाँ पे कर भी रहे होगे तो हार्डली कितने लोगों को आप सर्व करोगे? सही बात है। तो अगर जब करना ही है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वहाँ पे भी कोई उठे आए, जब बोले तब करो, अगर भला करना ही है तो सबका कर दो। तो उसमें आपने कहीं पे कुछ ऐसा पहल किया? जी, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हमने ऐसा कोई पहल नहीं किया है। अभी तक हमने कुछ संस्थाएं सुनी है जो इन पे काम करना चालू कर रही है, बट अब ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम सब अलग अलग संस्थाएं हैं, हर स्टेट में कुछ संस्थाएं किसी और डिनोटिफाइड ट्राइब पे काम कर रही हैं, किसी स्टेट में कोई और के साथ काम कर रही है। बट अगर हम सब लोग साथ में अगर मिलके काम करेंगे तो ये और जल्दी ये फैलेगा और हम बहुत अच्छे जल्दी से इसका लाभ उठा पाएंगे। हाँ, क्योंकि
बहुत ही बेसिक है, ऐसा भी नहीं है कुछ कि नहीं उनके लिए कुछ बहुत बड़ा अनुदान, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उनको तो बस जो मेन स्ट्रीम है उसी से ऐड कर देना है। उनके लिए अलग से स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है, उनके लिए अलग से अस्पताल खोलने की जरूरत नहीं है, उनके लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाना। अरे उनको भी उनका वही आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, और उनको भी उसी स्कूल में और उसी अस्पताल में स्वास्थ्य के लिए चाहिए व्यवस्था, ऐसा तो कुछ अलग से है नहीं। सो अब आते हैं आपका जो डेली है कि आप किस तरीके से, एक तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, डॉक्यूमेंट होना अलग है। डॉक्यूमेंट तो जैसे हमने बोला कि मुसहर लोगों के पास भी है और उनको सुविधाएं भी मिल रही है, बट जीवन में उनके बदलाव, जब तक जो आपने बोला कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा व्यापक बदलाव कोई ला सकता है तो वो शिक्षा है। हाँ। क्योंकि शिक्षित होगा तो वो खुद अपने अधिकार के लिए मांग करेगा, तो उसमें आप अच्छा खासा काम कर रहे हैं जितना मैंने पढ़ा। तो अगर आप बताएं कि किस तरीके से आप कर रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं, क्योंकि इनको कन्विंस करना भी शिक्षा के लिए अपने आप में एक बड़ा टास्क होगा, तो वो आप कैसे करते हैं? तो हमारी ये मुहिम चालू हुई थी अब से 15 से 20 साल पहले। तब ये आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी कि पहले बहुत मुश्किल होती थी उनको स्कूलों तक लाने में भी। एक तो पहले तो उन्होंने बोल दिया हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनके डॉक्यूमेंट पे काम हो गया। फिर उन्होंने बोला लेकिन नहीं, हम अपने बच्चों को तो स्कूल भेजना भी नहीं चाहते। हमारे बच्चे, ये एक कई बार एक सोच जुड़ी हुई होती है कि हमारे बच्चों को ये वेस्टर्नाइज कर देंगे, अच्छा, या कुछ गलत सी चीज़ें सिखाएंगे, हम हमारे ही तरीके का काम करना चाहते हैं। जैसे हमारा कपड़े सीने का काम है या कपड़े बेचने का काम है, हम सिर्फ वही करना चाहते हैं। हमारी कला है, हम उसी पे काम कर, ट्रेडिशनल कला है, हम उसी पे काम करना चाहते हैं। तो ये उनकी सोच थी। इसलिए ये बहुत इनिशियली करीबन हमें 5 साल सिर्फ यही काम करने में लगे कि उन बच्चों को स्कूल तक कैसे लेके आया जाए, उन बच्चों का स्कूल में दाखिला कैसे कराया जाए। सो पहले आश्रय एक आफ्टर स्कूल सेंटर हुआ करता था। पहले साल हमने सिर्फ करीब 10 बच्चों के साथ ही काम किया है। फिर धीरे धीरे करके इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े, और फिर हमने इसको स्किलिंग प्रोग्राम के थ्रू प्रमोट किया। फिर धीरे धीरे करके हमने अपना स्कूल खुद चालू किए। तो वैसे करके हमने एजुकेशन पे सबसे पहले काम करना चालू किया, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एजुकेशन एक माध्यम है जिससे हमें लगता है कोई किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय को सशक्त बनाया जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले एजुकेशन पे काम करना चालू किया। बट हाँ, उसके बाद भी हमें समझ में आया कि और भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे दूसरी चीज़ हमें समझ में आई कि हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल आ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बीमार रहते थे बहुत समय तक, या वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे, या उनके लिए कोई कम्युनिटी क्लिनिक नहीं होता था। तो इसलिए हमने हमारा हेल्थ प्रोग्राम चालू किया। और हेल्थ प्रोग्राम में जब हमने उनका सबसे पहले जब चालू किया, हमने उनके BMI और हेमोग्लोबिन लेवल टेस्ट से चेक करने से शुरुआत की। तो हमें पता लगा कि इनकी पूरी 95% कम्युनिटी का BMI और हेमोग्लोबिन लेवल 7 के आसपास था। एक सीवियर रेंज में इनके हेमोग्लोबिन लेवल थे पूरी कम्युनिटी के। और फिर भी वो कम्युनिटी वैसे ही जी रही थी क्योंकि वो मिनिमम खाना खा रहे हैं। उनको नहीं पता कि प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। वो बस जीने के लिए खा रहे हैं, बस जीने के लिए खा रहे हैं। मतलब आज भी ये शॉकिंग चीज़ थी हमारे लिए उस टाइम पर भी, कि अभी भी ये ऐसी कंडीशन में लोग जी रहे हैं। तो इसलिए फिर हमने हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की। हमने बच्चों को यहाँ पे खाना देना चालू किया। हमारे जो स्कूल है उसमें सबसे पहले हम शुरू में सुबह नाश्ता देना चालू किया उन्हें। फिर उसके बाद हमने उनको लंच देते थे जब बीच में लंच का टाइम हो जाता था। और फिर इवनिंग में हम उनको स्नैक्स देते, फ्रूट या दूध, ऐसी कुछ चीज़ें दे के फिर वो अपने अपने घरों में जाते हैं। स्टार्ट तो कर लिया होगा, क्योंकि जब स्टार्ट करने जाते हैं तो एक ड्राइव आता है अंदर से कि चलो अच्छा कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है काम करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है स्टार्टिंग में, चाहे कोई भी काम हो, वहाँ पे थोड़ा सा बोरियत आता है यार कि नहीं हो रही है चीज़ें, जितना जैसा चाहता वैसा नहीं हो रहा है। हाँ। तो वैसा फेज कब लगा आपको, कितने टाइम के बाद लगा? और फिर दूसरा, अगर उस पर लगा रह जाता है इंसान तो एक ऐसा भी फेज आता है जहाँ पे लगता है कि नहीं यार, दिस इज द मोमेंट जिसके लिए कि मैंने ये स्टार्ट किया था, एंड उसी मोमेंट से आप और तेजी से काम करने लगते हो। हाँ। तो ये दोनों अगर आप बताएं। सो ये चीज़ें मेरे लाइफ में कई बार आई, जहाँ पे भी मैं रहा। जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, मतलब एक गरीब क्षेत्र में पढ़ा रहा था, तब भी आई, और आश्रय के साथ भी ये चीज़ कई बार आई। बट यही मैंने ये सीखा है कि कोई से भी अगर आप किसी भी
चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो गरीबी है या अशिक्षित वर्ग के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसमें वो इतनी आसानी से नहीं होगा। वो 15 से 20 से 40 साल लग जाएंगे उस चीज़ को करने में, और तब आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, वो चीज़ 40 साल के बाद वो चीज़ देखने को मिल सकती है कि हाँ, अब मैंने ये कम्युनिटी या इस समाज को थोड़ा मैंने बदलाव लाया है। जिसमें एक आपको मैं एक बहुत छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि जब मुझे पहली बार मुझे कब लगा था कि मैंने कुछ बदलाव लाया है। जैसे मैंने एक गरीब स्कूल में मैं पढ़ा रहा था, और मुझे डेली कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये बच्चे आगे बढ़ भी रहे हैं या कुछ हो रहा है। तो एक दिन उसी स्कूल की एक प्रिंसिपल आई और मुझे बोली कि आप बहुत अलग तरीके से पढ़ाते हो, बहुत विचित्र तरीके से पढ़ाते हो, हमें समझ में नहीं आता आपका तरीका क्या है। ये तरीका आप हमारे पेरेंट्स जैसे चाहते हैं वैसे पढ़ाइए, जो हम चाहते हैं वैसे पढ़ाइए। तो ऐसा हुआ, मैं उससे लिए भी बहुत उदास था। तो एक लड़की मेरे पास आई, स्टूडेंट हमारी छोटी सी लाइक 3री कक्षा की स्टूडेंट आई मेरे पास और बोली कि भैया हमारी वजह से आपको डांट पड़ती है रोज़, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता है, तो आज से हम रोज़ पढ़ेंगे और आप जो भी पढ़ाते हो हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है और हम आपके साथ ही पढ़ना चाहते हैं। तो उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि जो भी कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। नाइस। तो अभी का कोई मतलब अगर 15 साल का दायरा देखा जाए तो एक अच्छा दायरा होता है, तो उसमें कोई ऐसा एक स्टोरी जहाँ पे कि कोई बच्चे के जीवन में आपने ऐसा बदलाव डाला हो जो कि अपनी सोसाइटी के लिए कम से कम एक रोल मॉडल बन के उभरा हो। जी, आश्रय के साथ ही ऐसी कई स्टोरी है। एक मैं आपको आश्रय की एक लड़की के बारे में एक किस्सा सुनाना चाहूँगा कि वो भी इस क्रिमिनल ट्राइब, डीनोटिफाइड ट्राइब से बिलोंग करती है। उन्होंने हमारे साथ वो पहली कक्षा से उसने स्टार्ट किया था अपना कार्य। उसके माता पिता उसको स्कूल नहीं भेजना चाह रहे थे, बट हमने बहुत कोशिश की। उसके पास रोज़ जाते थे, उनके घर में रोज़ जाते थे कि आपकी एक लड़की है, बहुत सारे लड़के हैं, अपने लड़कों को तो आप पढ़ाने का सोच रहे हैं, बट इस लड़की को क्यों नहीं पढ़ाने का सोच रहे हैं। तो बहुत विनती करके उनको धीरे धीरे, पहले उन्होंने बोला ठीक है चलो 5वीं कक्षा तक पढ़ लेगी, फिर उनको बोला अच्छा 2 साल और पढ़ाने दीजिए, 2 साल और पढ़ाने दीजिए। फिर धीरे धीरे करके उसने 10वीं पास करी और वो अपनी क्लास की टॉपर रही, अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी और अपनी क्लास की टॉपर रही वो। और फिर वो और स्कूल के बाद वो यहाँ पे संस्था में डेली आके पढ़ती थी, डेली आके पूरी लगन से पढ़ती थी। फिर हमने 10वीं पास होने के बाद उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए और फिर 10वीं पास होने के बाद उसने बोला कि आप प्लीज़ मेरे घर वालों से और थोड़ी बात करो और मेरे को थोड़ी सी और मोहलत दे दो। मेरी वो शादी कराने का सोच रहे हैं तो थोड़ी सी और मोहलत दिलवा दो। तो उनके घर वालों के पास गए, उनको थोड़ा धमकी भी दी अपने कि ये सही नहीं है, बालिक नहीं है लड़की, आप उसकी शादी अगर कराओगे तो ये सही नहीं होगा, फिर आपको कुछ कानूनी कार्रवाई आप पे ऊपर भी हो सकती है, तो आप थोड़ा संभल के करिए और इसकी शिक्षा का हम पूरा देख लेंगे, इसको जो भी कॉलेज में जाना है, जहाँ पे भी जाना है 10वीं के बाद, वो हम इसका पूरा देखने को तैयार है। तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है 1 साल और करते हैं, फिर 2 साल करते हैं, ऐसे ऐसे करते करते इवन उसकी ये सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आश्रय ने ली कि अगर उसको कुछ गड़बड़ होती है घर से कॉलेज जाने में, ऐसी कम्युनिटीज अपनी लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं जाने देती। तो हमारे ऊपर एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उसको कैसे घर से कॉलेज तक छोड़े या कॉलेज से वो यहाँ तक आए, फिर यहाँ पे पढ़े, फिर घर जाए। और आज वो लड़की आश्रय में दूसरे बच्चों को पढ़ा रही है। उसने अपना कॉलेज पास किया, उसने अपने टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया, उसने अपना बीएड किया और आज वो लड़की यहाँ पे कॉलेज में हमारे बच्चों को पढ़ा रही है 10वीं तक, एक पहली से लेकर 10वीं तक वो पढ़ाती है। और वो अपने दम पे उसने अपना ही नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए उसने लोन लिया, अपने पेरेंट्स के लिए होम लोन तक लिया, उसने अपने पेरेंट्स के लिए उनकी एक दुकान के लिए उसने वो लोन की व्यवस्था की, क्योंकि सिर्फ वही एक काम कर रही थी, तो उसको ही लोन मिल सकता था। और आज उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने हमारी ज़िंदगी में सबसे अच्छा डिसीजन लिया जो इसको पढ़ाया हमने, और बाकी जो लड़के हैं वो कुछ इतना काम नहीं कर पा रहे। नहीं, ये एक तरीके से वही है कि जो छोटा सा बदलाव कि मतलब एक एक क्लास करके आप टाइम लेते गए और आज वही बच्ची जो है उस घर का पालनहार पोषकहार बनी हुई है, तो बहुत बड़ा चेंज है। तो ऐसे लोगों को मतलब जो आपने बोला कि एक चैलेंज और सबसे बड़ा जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि पेरेंट्स आने ही नहीं देंगे,
भले वो घर पे नहीं पढ़ेगा या कुछ करेगा या छोटे मोटे काम में हाथ बटाएगा, बट उनको नहीं पता है कि ये आज जो 10 साल खर्च करने वाला है ये उसके जीवन में, पूरे परिवार के जीवन में और समाज में कितना बड़ा असर डालेगा। तो अब ऐसे लोग जब निकलते हैं तो इनके आस पड़ोस के लोग ऑटोमेटिकली इंस्पायर होते हैं कि देखो वो बच्ची पढ़ी तो उसने ऐसा किया, तो अब तुम भी जाओ। तो अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों को ऐसे पढ़ाया है, सर्व किया है, आपका दायरा कितना बड़ा है, अगर उसके बारे में बताएं। मतलब आज के डेट में अगर मैं पूछूं कि ओवरऑल कितने बच्चों को आप लोगों ने पढ़ाया है आश्रय के माध्यम से, और अभी करंट समय में कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं? सो ओवरऑल आश्रय को 15 से 20 साल हो चुके हैं। हमने करीब 2000 से ऊपर बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं जो 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं। हमने शुरुआत की थी 2 अलग अलग ये भिन्न जातियों के साथ, 2 कम्युनिटीज़ के साथ। आज आश्रय 8 अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहा है, जैसे वो डी नोटिफाइड ट्राइब हो या नोटिफाइड ट्राइब हो, विमुक्त जाति हो, अलग अलग तरीके की ऐसी ही कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे ये पुराने सोशल धारणाओं की वजह से वो पिछड़ी रह गई, ऐसी कम्युनिटीज़ को हम चूज़ करते हैं और उन्हें एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। तो आज के डेट में हम करीबन 20 से 30 हज़ार पॉपुलेशन के साथ काम करते हैं। हमारे सिर्फ यही प्रोग्राम नहीं है, हमारे अलग अलग प्रोग्राम भी है। जैसे हम विमेन के साथ भी काम करते हैं, औरतों के साथ, इन कम्युनिटी के औरतों के साथ भी काम करते हैं। हम मेंटल हेल्थ पे भी काम करते हैं। तो बहुत सारी औरतें और बहुत सारी ये कम्युनिटी, इनकी हिस्ट्री रही है थोड़ा वायलेंस की, और ये कम्युनिटी आज भी, इनमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अल्कोहलिज्म का इशू हो गया या सब्सटेंस अब्यूज़ का, ड्रग्स का इशू हो गया, ये सारे इश्यूज़ भी हैं। तो इसमें भी जैसे डोमेस्टिक वायलेंस जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अपने कई कम्युनिटीज़ ऐसी है जो अपने औरतों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देना चाहती, उनको घूंघट में रहना पड़ता है। तो ऐसी भी कम्युनिटीज़ हैं। तो इनके लिए, तो टू आंसर योर क्वेश्चन, अभी ऐसे कर करके हमारे बहुत सारे प्रोग्राम के थ्रू करीब 20,000 लोग जुड़े हुए हैं, बच्चों से लेकर विमेन तक। सो जो आपने बोला तो कि नहीं, वेमेन पे भी फोकस है क्योंकि वहाँ पे समस्याएं ज़्यादा हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि फीमेल का थोड़ा सा हेल्थ का अलग ही होता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिशन का इशू है। तो सबसे बड़ी बात कि एक तो ऐसी चीज़ें हैं कि इतने रूढ़िवादी से ये लोग ग्रसित है कि ये बात भी नहीं करेंगे, खुल के बताएंगे भी नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। तो वहाँ पे आप कैसे, मतलब वो स्टिग्मा को ब्रेक करना, जैसे वो बच्चों को लाना, वैसे ही इन महिलाओं से बतवाना कि नहीं आपको प्रॉब्लम क्या है और उसका फिर उनको बताना कि सॉल्यूशन क्या है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो उस पर आप कैसे काम करते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो इसमें भी जैसे हमारे एजुकेशन में बहुत लंबा समय लगा, 5 साल लग गए बच्चों को सिर्फ स्कूल तक लाने में, वैसे ही हमें जब हम कम्युनिटी में काम कर रहे थे तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे डिलीवरी घर पे नहीं, अस्पताल में होनी चाहिए, ये चीज़ कन्वे कराने के लिए हमें इतना बहुत समय लग गया। एक चीज़ थी कि इनके पीरियड्स के टाइम कपड़ा ना यूज़ करने की बजाय सैनिटरी पैड यूज़ करना, ये भी एक चीज़ थी। इसके लिए हमें बहुत टाइम लगा। जैसे इनके यहाँ ऐसी भी धारणा है कि मतलब अगर अगर आप पीरियड में हैं तो आपको एक रूम में रख दिया जाएगा और आपको ही अपना खाना देखना है, आपको ही अपना पीना देखना है, आप कोई टच नहीं कर सकते। एक रूम क्या है, एक घर के कोने में, उनका घर ही एक रूम है, तो घर के कोने में ही रह सकते हो आप, उतने दायरे में ही रह सकते हो, आपको एक बाउंड्री बना दी जाएगी। तो वहाँ से लेकर सैनिटरी पैड तक लाने में हमें बहुत समय लग गया। ऐसी भी चीज़ों के लिए, जैसे इनके इसमें बहुत इन्हें गलत धारणाओं के माध्यम से लिया जाता है कि इन्हें बहुत गलत समझा जाता है कि कॉन्डम का इस्तेमाल करना या गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना, इन्हें ऐसा लगता है कि ये इनके भगवान के खिलाफ है, ये सारी चीज़ें इनके भगवान के अगेंस्ट है, ये हो नहीं सकती है। तो इसलिए भी इनकी पॉपुलेशन, इन कम्युनिटीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इसलिए हर कम्युनिटी में अगर आप देखोगे तो हर परिवार में 5 से 7 बच्चे हुआ करते थे, आज से 15 साल पहले जब हमने काम चालू किया था, और आज जाके हर परिवार में 2 से 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो hमें इतना 15 साल लग गए ये धारणाओं को कम्युनिकेट करना और कन्विंस करना। इनमें आप मानेंगे नहीं, इनमें ऐसी
विचित्र और अलग धारणाएं भी है, अलग स्टीरियोटाइप भी है। जैसे इनके यहाँ आपने कभी शायद सुना ना हो, इनके यहाँ रिवर्स डाउरी का एक तरीका होता है। इसमें लड़का लड़की वालों को डाउरी देता है, अच्छा, या दहेज देता है। दहेज प्रथा इनमें उल्टी होती है। तो ये एक बहुत शॉकिंग और एक बहुत नई चीज़ थी, और शुरू में मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि लड़की के परिवार को पैसे मिल रहे हैं। बट इससे ये धीरे धीरे मुझे पता चला कि इससे ये गलत चीज़ हो रही है कि इसमें लड़कियों की जल्दी फिर शादियाँ कराई जा रही है, क्योंकि लड़की के घर वालों को पैसे मिलेंगे। और इसमें वैसा हो रहा था कि जो ज़्यादा पैसे दे देगा उससे शादी करा देंगे, तो बोली लग रही थी उस टाइप का और चीज़ें हो रही थी। सो अगर आज के डेट में, क्योंकि आप 15 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, इतने दिन काम करने के बाद आपको आज भी ऐसी 3 क्या चीज़ें लगती हैं जिस पे कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि इन समुदायों का, ये ट्राइब्स का जो लाइफ है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके, थोड़ा अच्छा हो सके? जी, जैसे गवर्नमेंट ने, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे रूल बनाए हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इन पे सुविधाएं भी देने का वादा किया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनाई है, डीनोटिफाइड ट्राइब के लिए भी कुछ पॉलिसीज़ हैं। बट सबसे बड़ी बात है पहली कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है इन पॉलिसीज़ का, इन स्कीम का जो डीनोटिफाइड ट्राइब के लिए है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। तो उस पर सबसे बड़ा काम करने की ज़रूरत है, और हमारी जैसी संस्थाएं वो इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रही हैं। तो अगर गवर्नमेंट भी वो इम्प्लीमेंटेशन करे तो वो बहुत सबसे बड़ी बात होगी। दूसरी चीज़ वही मैं बोलूँगा कि क्वालिटी पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, आज भी हम देखते हैं गवर्नमेंट के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो क्वालिटी उन स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, गवर्नमेंट स्कूलों में जो क्वालिटी दी जाती है वो, और गवर्नमेंट स्कूलों में इनको नहीं इन समुदायों के बारे में पता भी नहीं होता है, और ना टीचर उनसे पूछता है, और इन्हें थोड़ा और आज भी उन्हें बायस की नज़रों से देखा जाता है। डिस्करेज भी किया जाएगा कि ना ही ले एडमिशन, या आना बंद कर दे तो बेहतर है। जी हाँ, मतलब एक सबसे बड़ी, हमने हमारे स्कूल की शुरुआत इसीलिए की थी क्योंकि जब हमारे 15 बच्चे एक गवर्नमेंट स्कूल से निकाले गए थे एक ही दिन में। ये गैर कानूनी है, किसी भी बच्चे को आप एक दिन में बिना कोई ठोस रीज़न के और आप किसी स्कूल से नहीं निकाल सकते। और उन्होंने 15 बच्चे एक साथ निकाल दिए कि आपके इस कम्युनिटी, मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, इस कम्युनिटी के बच्चे यहाँ नहीं आएंगे आज के बाद। तो इस स्कूल का नाम लेना चाहेंगे, कहाँ पे था ये, कौन सी जगह पे स्कूल था ये? हमारा पुणे में येरवाड़ा एक जगह है, वहाँ पे ये स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। वहाँ पे ना टीचर भी कभी नहीं होते। हमारे बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि उनका हिस्ट्री में इशू रहा है, तो उनको मैनरिज्म और ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई गई, इसलिए वो इस तरीके से बर्ताव करते हैं। बट ये हमारा समाज का फ़र्ज़ है कि ये हम उनको सिखाएं, ना कि उनको निकाला जाए। एक कम्युनिटी है जो कि एक, अब अगर पुणे की ही बात करते हैं, एक करवे नगर का बच्चा है और एक जो देहात से आता है, जो एकदम से एक्सटीरियर पार्ट ऑफ पुणे है, क्या वो दोनों बच्चे सेम होंगे, उनका बिहेवियर सही हो, सेम होगा? बट ऑब्वियस आंसर नो है। तो सिमिलरली जो बच्चे जिनके पेरेंट्स का एजुकेशन से दूर दूर तक का नाता ही रहा नहीं है, जिन्होंने सिविलाइज्ड लाइफ देखी ही नहीं है, जिनको खुद का घर नहीं है, अब उनके लिए तो इस वाले सोसाइटी में आके एडजस्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। और वहाँ पे उनका बिहेवियर हो सकता है कि जो उनके लिए नॉर्मल होगा आपके लिए वो ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, ऑड लग सकता है। तो वहाँ पे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उनको इंक्लूड करें, ना कि उनको और एक्सक्लूड कर दे कि नहीं तुम जैसे हो उससे भी खराब हो जाओ। बिल्कुल सही। तो फिर क्या स्कूल के अगेंस्ट में आप लोगों ने कुछ चिट्ठी विट्ठी लिखी, कुछ एक्शन हुआ? तो अगेन जैसे मैंने बोला कि हम स्कूलों के साथ भी काम करते हैं, अभी हम स्कूलों के साथ भी काम करते हैं। हम बहुत सारे स्कूल में ऐसे इंक्लूसिव स्टडी के बारे में बताते हैं कि आपको बच्चों को इंक्लूड करना है और कैसे इंक्लूजन के साथ बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। और उसके साथ साथ हमारे स्कूल में भी एक मॉडल स्कूल के जैसे उसको बनाया है। हम ये नहीं चाहते कि सरकार अपना काम करना बंद कर दे और हम हमारा स्कूल चलाएं। हम सरकार को भी मदद करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप लोग और अच्छा कैसे कर सकते हो, आप हमारा स्कूल भी देखिए और अपना स्कूल भी अच्छे से करें, बनाएं। बीच में लेकिन आपने एक डिप्लोमेटिक सा आंसर दिया, हो सकता है क्योंकि ये करने के लिए नहीं, गवर्नमेंट काम कर रही है। सर अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, 75 साल हो गए, 1952 48 ईयर्स उधर हो गए, 25 इधर हो गए, तो 73 ईयर्स हो गए, जबकि गवर्नमेंट को पता था कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो इम्पैक्टेड है।
उसके पहले 75 साल उन्होंने उधर अंग्रेजों की मार झेली थी, उसके बाद आपने निकाल दिया। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया कि नहीं आप उन 10 करोड़ लोगों को आधार कार्ड दे सको, उन लोगों को राशन कार्ड दे सको, उनको प्रॉपर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं दे सको। तो फिर कैसे काम करें? इसका मतलब तो अभी और 75 साल लग जाएगा सरकार को उनको ये सारी चीजें देने में। तो फिर कैसे सरकार काम कर रही है? सरकार तो जो अपना बात हो रहा था कि नहीं मंगल ग्रह पे जा रहे हो आप, चंद्रमा की बातें कर रहे हो, चंद्रमा पे जाने का और वहाँ पे रहने का, AI की बात हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, और वहीं पे एक कम्युनिटी ऐसा है जिसको कि गर्त में हमने छोड़ रखा है। तो वहाँ पे सरकार हो सकता है कि पॉलिसी बन रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम किसका है? उसके लिए भी तो सरकार को ही देखना पड़ेगा ना। उसका ऑडिट कहाँ है, उसका सर्वे कहाँ है? सारे ट्राइब्स के चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग हो, SC ST का आयोग हो, सबके आयोग बने हुए हैं, महिलाओं के आयोग बने हुए हैं। तो ऐसी कम्युनिटीज का आयोग क्यों नहीं बना जो कि एक सालाना एक सर्वे करे उनके स्थिति में कि कितने लोगों को हमने डॉक्यूमेंट्स दिला दिया पूरे साल में, कितने लोगों को शिक्षा से हमने जोड़ दिया, कितने लोगों को स्वास्थ्य दिला दिया, कितने लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए इस पर्टिकुलर कम्युनिटीज में। तो इसका काम तो सरकार का होना चाहिए ना। इसके लिए 5 लोगों की टीम भी बनाएंगे, 10 लोगों की भी टीम बनाएंगे तो बन जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि पैसे की कमी है, इट्स जस्ट दैट कि इंटेंशन नहीं है, या वो कम्युनिटी उतने पावरफुल नहीं है जिसके लिए कि वो खड़े होकर खुद अगर कल को वो रोड पे आ जाए अगर सब लोग, बट वही है कि एजुकेटेड नहीं है, उनको एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम नहीं पता है, कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि चीज़ें इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होंगी, तो वो नहीं कर रहे। लेकिन सरकार अगर बोला जाए कि ईमानदारी से काम किया है तो द आंसर इज नो, और वो किसी भी स्टेट का हो। हाँ, ये ही चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे पुणे जैसे शहर में ही हर साल 1 से 2 लाख माइग्रेंट पॉपुलेशन आती है, और ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसको जो ये ट्रैक रख रहा है। लेबर डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, बट ये डिपार्टमेंट कोई नहीं है जो इसका ट्रैक रख रहा है और इस माइग्रेंट पॉपुलेशन को बता रहा है कि आपके लिए क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं, या आप कहाँ पे स्कूल जा सकते हो, या आप कहाँ पे आप घर ले सकते हो। ऐसा कोई अवेयरनेस का काम कोई भी नहीं कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि सरकार को ये ट्रैक रखना, जैसे आपने बोला कि एक 5 लोगों की भी टीम अगर कर सकते हैं तो ये अवेयरनेस हर साल में जो भी ये पॉपुलेशन आ रही है पूरे पुणे शहर में, उनको ये सपोर्ट कर सकती है। और ये पॉपुलेशन आ रही है आपकी ही सिटी को अच्छा बनाने के लिए, आप पे बोझ नहीं बन रही है, तो उनकी मदद करना इस सिटी का ही फ़र्ज़ है। मैं तो अभी वही है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, और भगवान ना करे कभी वो देना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में, आपने भी सुना कि आवारा कुत्तों को हटाने के लिए कानून पारित किया, और उसके बाद कितने सारे समाज सेवी रोड पे आए, कैंडल मार्च किए और सब कुछ किए। वहीं पे ये कम्युनिटी है, मैंने आज तक मतलब मेरी उम्र जितनी भी है मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसी कम्युनिटी, मैं तो आपके माध्यम से सुना मैंने कि ये डीनोटिफाइड कम्युनिटी है, फिर मैंने पढ़ा जो पढ़ा मैंने, लेकिन कभी नहीं देखा कि इनके हक के लिए कोई कैंडल मार्च कर रहा है, कभी अधिकार लेके आ रहा है या क्या कर रहा है। आप बोलो 15 लोगों को स्कूल से निकाल दिया गया आज के इस मॉडर्न देश में, जहाँ पे कि मतलब सब पढ़े सब बढ़े का ये चलता है, कैंपेन चलता है, सबको शिक्षा से जोड़ा जाता है, और वहाँ पे एक दिन में 15 लोगों को हटा दिया जाता है, और कोई भी ऐसा इवेंट नहीं बनता है, कोई न्यूज़पेपर नहीं कवर करता है, कोई भी ऐसा कैंडल मार्च नहीं होता है। तो ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है कि नहीं, हम कहाँ पे जा रहे हैं, एज ए सोसाइटी कहाँ पे जा रहे हैं, एज ए गवर्नमेंट हमारे लिए मतलब ठीक है कॉमन पीपल के लिए तो कर रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, बट इनके लिए तो इनकम ही नहीं है और इनके लिए डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो एक मानसिकता कहीं ना कहीं तो वो ब्रेक करना पड़ेगा सरकार को कि नहीं, ऐसे लोगों पे 2 साल 5 साल डॉक्यूमेंट ही तो बनाना है, उनको मत राजा बनाओ, उनके लिए मत घर बनाओ, बट डॉक्यूमेंट तो दे दो जिससे कि उनका एक अपना पहचान हो, जहाँ से वो स्कूल में जा सके, अस्पतालों में जा सके, आयुष्मान भारत का लाभ उठा सके। आपके लिए अभी तक ये 15 साल में सबसे बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट क्या रहा, और आज भी वो क्या चैलेंज है जिसको आप फेस करते हो डेली बेसिस पे? चैलेंजिंग मोमेंट यही, एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट यही है कि हमें अपना पेशेंस रखना, क्योंकि हर चीज़ बहुत धीरे धीरे होती है यहाँ पे। मतलब हमारे देश में हर चीज़ बहुत धीरे धीरे ही हो रही है, सरकार भी बहुत धीरे धीरे ही बढ़ रही है। सो अपना पेशेंस रख के उसके साथ काम करना, ये सबसे चैलेंजिंग होता है। हर किसी के साथ लड़ते रहना, आप अच्छा काम भी करना चाह रहे हो तो भी लड़ रहे हो। जैसे मैंने आपको एक दूसरे गवर्नमेंट स्कूल का किस्सा सुनाया था, एक दूसरे गवर्नमेंट स्कूल का किस्सा सुनाता हूँ कि जिसमें हमने हमारे एक टीचर ने हमारे ही बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जो इन समाज से जुड़े हुए, उनको करीब 8 से 10 बच्चों पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, उनको बहुत मारा गया।
और वो ये पहली बात तो ये साबित हुआ कि वो चोरी उन्होंने कुछ की नहीं थी, उनको पता भी नहीं था कि क्या हुआ है। उनको बुरी तरीके से मारा गया, इतनी बुरी तरीके से कि हमें उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, इतनी बुरी तरीके से मारा गया। और आश्चर्य की बात यह है कि वो उस पर हमने केस किया, उस टीचर पे, उस स्कूल पे। वो केस आज भी चल रहा है। आई थिंक 18 साल हो गए वो केस लड़ते लड़ते। और वो टीचर अपना खुश है, वो स्कूल अपना खुश है, बच्चे वैसे ही पढ़ रहे हैं, वैसे ही काम चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इससे बहुत मायूसियाँ होती है अगर ये सारी चीज़ों से हमको का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग मिलकर काम करें। अगर हम सरकार के साथ का सहयोग करना चाहते हैं, सरकार की मदद करना चाहते हैं, तो हम भी समझते हैं कि सरकार भी मदद करे हमारी, ना कि हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए। चलेगा। थोड़ा सा क्लोजिंग करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक IBM जैसी संस्थान जहाँ पे कि सबका ड्रीम होता है कि नहीं मल्टीनेशनल में काम करना है और वहाँ पे रहना है, वहाँ से छोड़ करके और इस कॉज से जुड़ना कितना इजी था, कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जो क्लोज लोग रहे होंगे कि यार ये क्या कर रहे हो, तो कैसे सबको कन्विंस किया? पहले खुद को कैसे कन्विंस किया, क्या रीज़न था, और फिर फैमिली और दोस्तों को? मैं बहुत पहले ही कन्विंस हो गया था, क्योंकि मैं देखता था IBM में काम करता था, बट मेरे मन में हमेशा से था कि गरीब समाज के लिए कौन काम कर सकता है। मुझे एक शिक्षा मिली है, मुझे एक सशक्त जीवन मिला है, तो मुझे काम करना चाहिए। समहाउ मुझ में हमेशा से था, शायद मेरे पेरेंट्स ने या मेरे स्कूल ने मुझे ऐसा बनाया, तो इसलिए मेरे लिए वो इतना मुश्किल नहीं था ये डिसीजन लेना। हाँ, मेरे पेरेंट्स के लिए थोड़ा डिसीजन था कि एक बहुत अच्छी नौकरी छोड़ के पता नहीं क्या कर रहा है, इसका जीवन क्या होगा। बट कुछ ही समय बाद वो भी मेरा साथ देने के लिए तैयार थे, मेरे दोस्त भी मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। आज भी वो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्त। तो मुझे बहुत खुशी होती है उस चीज़ की। नहीं, बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा डिसीजन था मतलब आपका, क्योंकि ऐसे लोगों पे कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता है। मतलब जिसके हाथ में करने के लिए वो कर ही नहीं रहा है, तो जो नहीं करने, मतलब आपको तो कोई ऐसा आधिकारिक तमगा मिला नहीं था, आपका कोई सोशल या मोरल, या कह लो कि मोरल तो ऑब्लिगेशन सबका बनता है, लेकिन सोशल ऑब्लिगेशन या ऐसा कोई ऑफिशियल ऑब्लिगेशन नहीं था कि नहीं आप आओ और इनके लिए काम करो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे स्कूल में, क्लास में, आप भी किसी स्कूल में क्लास में पढ़े होंगे, तो उसमें अच्छे स्मार्ट बच्चों को पढ़ाना बहुत इजी है, और आप नहीं भी पढ़ाओगे तो भी वो कुछ ना कुछ करके पढ़ ही लेंगे। कहीं ना कहीं वो आपके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, किसी और दूसरे स्कूल में चले जाएंगे, वो पढ़ ही लेंगे। बट आपको काम उन बच्चों के साथ करना है जो नहीं पढ़ रहे हैं। और ज़्यादातर टीचर उन्हीं बच्चों के साथ काम नहीं करते हैं, वो उन्हीं को ब्लेम करते हैं कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है। वो तो पता है वो नहीं पढ़ता है, बट आपका समाज का ये काम है उन्हीं को पढ़ाना, उन्हीं को आगे ले जाना। सो अगर आज के डेट में आपसे पूछा जाए कि नहीं, आप अगर एज ए सोसाइटी सबसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हो, सबको कुछ मैसेज देना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है वो इन्हीं ट्राइब्स के लिए काम करे, DNT के लिए ही काम करे, वो किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए जहाँ पे कि चीज़ें उस तरीके से नहीं है जैसे होती है एक सामान्य नागरिक के, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे उनका सुरक्षा हो, चाहे फीमेल का एम्पावरमेंट का हो, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम एज ए सोसाइटी, उसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ, कि हम एज ए सोसाइटी कैसे इन चीज़ों को देखें और कहाँ से हम लोग भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सके, अपने महीने के 1 दिन को निकाल सके, 2 दिन निकाल सके, और आप जैसे लोगों के साथ जुड़ करके हम भी एक अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और कैसे हम लोग कर सकते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको हमेशा, मतलब हर आदमी को अपनी संस्था खोल ले, या हर आदमी पूरी तरीके से संस्था के साथ जुड़ जाए, बट आप ऐसी संस्थाओं को ढूंढें जैसे और उन संस्थाओं को मदद करें। अगर आप अपने जीवन में एक बच्चे के लाइफ में भी योगदान देंगे, उसे स्कूल भेज देंगे, उसकी प्रॉब्लम सुनेंगे, तो आप एक नई ज़िंदगी बदल देंगे। और वैसे अगर हर आदमी सोचेगा तो बहुत सारी ज़िंदगियां बदल सकता है, और हमारा देश बहुत ही कम टाइम में बहुत आगे जा सकता है। सरकार से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? सभी प्रदेशों की जो राज्य सरकारें हैं, जो वहाँ के डिपार्टमेंट्स है बेसिकली, जो ऐसी कम्युनिटीज़ को देख सकती हैं, कर सकती हैं, और दूसरा केंद्र सरकार से या भारत सरकार से भी क्या आप आग्रह करना चाहेंगे? अगर वैसे सरकार से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि जो पॉलिसी आपने बनाई है उसका एग्जीक्यूशन करे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करे,
और एक बहुत सा ऐसी हर शहर में ऐसी टीम बनाई जाए जो इन सारी पॉलिसी का एग्जीक्यूशन, ऑडिट, इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। मैं ये करना चाहूँगा। चलेगा, बहुत ही अच्छा लगा तरुण जी आपसे बात करके। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, मतलब दिल से धन्यवाद। आगे ऐसे ही लोगों को आप इंस्पायर करते रहिए, ऐसे ही लोगों को आप आगे बढ़ाते रहिए, यही शुभकामनाएं हैं द राइजिंग भारत की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।